चलिए शुरू करते हैं। आज हम अध्याय 11 खत्म करेंगे। कल नहीं आ पाया वीडियो, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। डेली आएगा। अभी थोड़ा-सा इंडिया पाकिस्तान का जो न्यूज़ चल रहा है उसमें थोड़ा ध्यान है, क्योंकि हमारी भारत की बात है तो ध्यान तो लगा रहता है। हम चाहते हैं हमारे जवानों के लिए एक बार ज़रूर लिखें, जय हिंद, जय भारत ज़रूर बोलें। सर्वोच्च स्थान रखते हैं वो, क्योंकि वो नहीं होते तो हम सुरक्षित नहीं होंगे और नहीं होते, न हो पाएँगे। इसलिए उनके लिए तो बनता है जय हिंद, जय भारत। तो चलिए, इसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 11 में एनसीईआरटी का जो इकोनॉमिक्स का है अध्याय 11, उसमें आपको पढ़ना है बाज़ार के बारे में, प्रतिभूतियों बाज़ार होता है। और दूसरा हम पढ़ेंगे बीमा, जो भी कितनी बीमाएँ हैं अभी तक आई है मार्केट में, वो हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम चलते हैं पहला क्वेश्चन कि पूंजी बाजार, जिसे फाइनेंस मार्केट बोलते हैं, किससे संबंधित है बताइए। तो पूंजी बाजार की अगर हम बात करेंगे तो हम बताएंगे शेयर बाजार से है। शेयर बाजार बहुत लोग आजकल ट्रेंडिंग चलता है, शेयर बाजार में अभी चल रहे हैं। अभी इंडिया पाकिस्तान की युद्ध हो रही है तो उसमें शेयर बाजार का थोड़ा सा लॉस चलेगा, शेयर बाजार में प्रभाव तो पड़ता ही है। तो ये जान लीजिए, शेयर बाजार हर लोग अब लगभग यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और शेयर बाजार में कूदे हुए हैं। आगे चलते हैं, इसकी जानकारी देते हैं। पूंजी बाजार जो है मुख्य रूप से प्रतिभूतियों से संबंधित बाजार है। प्रतिभूतियों से संबंधित जो है बाजार है, मार्केट है, जहां सरकार के साथ साथ निजी संगठन, मतलब सरकार तो सम्मिलित है ही, लेकिन साथ साथ निजी संगठन, जो प्राइवेट संगठन कहिए या कंपनी कहिए, ठीक है, दीर्घकालीन ऋण एकत्र कर सकते हैं। मतलब ऋण को एकत्र करते हैं, बड़े स्तर पर एकत्र कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है। पूंजी बाजार के अंतर्गत क्या होता है, पूंजी बाजार मतलब मार्केट, फाइनेंस मार्केट के अंतर्गत क्या होता है कि बॉन्ड बाजार होता है। क्या होता है, बॉन्ड जो होते हैं, बॉन्ड बाजार होता है एवं शेयर बाजार दोनों होता है। तो यहाँ पे शेयर बाजार था, यहाँ पे और बॉन्ड बाजार भी रहता तो भी सही हो जाता, क्योंकि शेयर है, बॉन्ड है, सही है। और इसी के पूंजी फाइनेंस मार्केट के अंतर्गत आता है, दोनों शामिल किए जाते हैं। अब यहाँ पे सेबी का नाम सुने होंगे आप, सेबी को सुने होंगे, है ना। तो सेबी प्रतिभूति सुनिएगा, तो वित्त का नियामक बोर्ड है, तो ये ध्यान रखना है। सेबी प्रतिभूति है, मतलब मार्केट का है सेबी, आप जानते है ना। तो वित्त का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना अगर वर्ष बात करेंगे, किसकी हम बात करेंगे, जो ये हमारा फाइनेंस मार्केट की बात करेंगे और सेबी की बात करेंगे, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना वर्ष अगर बात करेंगे तो 1988 में हुआ था। कब हुआ था, 1988 में की गई थी। इसे जो है वैधानिकता 12 अप्रैल 1992 को प्राप्त हुआ था। वैधानिक रूप से सेबी को जो है प्राप्त कब हुआ था, तो ये हुआ था 12 अप्रैल 1992 को, ठीक है। और स्थापना वर्ष पूछे तो 1988 बता दिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं जरूरत है। दूसरा प्रश्न है कि एक अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो डी, ट्रेजरी बिल कहलाता है, ट्रेजरी बिल कहलाएगा, ठीक है। तो ट्रेजरी बिल कहलाएगा। अब ट्रेजरी बिल है तो सुनिए, अल्पकालीन धन का लेन देन मुद्रा बाजार से संबंधित है। क्या है, मुद्रा बाजार से संबंधित है, जो 1 वर्ष की समय अवधि के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, एक समय अवधि के लिए किया जाता है, समय फिक्स रहता है, ठीक है। अल्पकालीन धन है, कुछ समय के लिए, क्षणिक समय कहिए, ट्रेजरी बिल कहते हैं, उसे टी बिल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेजरी बिल भी बोलिए और टी बिल भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है। यह जो बिल है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित अल्पकालीन मुद्रा बाजार क्या है, प्रपत्र है, ठीक है। क्या होता है, प्रपत्र होता है। तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे टी बिल जो है ये किसके द्वारा होता है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या होता है, निर्गमित होता है। और ये है क्या, तो अल्पकालीन धन है, जो कि लेन देन मुद्रा बाजार से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे चलिए, इन्हें जो है अल्पकालीन जो धन है, इन्हें 91 दिन और 182 दिन मतलब डेज या 364 डेज मतलब 1 साल कहिए, दिनों की आधार अवधि के लिए निर्गमित किया जा सकता है। मतलब देखिए, 91 दिन के लिए किया जा सकता है, चाहे 182 दिन के लिए किया जा सकता है, या 364 दिन के लिए किया जा सकता है, ठीक है। ये आप जान जाइए। कौन सा बिल, टी बिल, ऐसे याद रखिएगा, जो कि अल्पकालीन है ना। तो हम अगर बोल दिए कि अल्पकालीन जो धन है वो किस आधार पर निर्गमित किया जाता है, तो 91 डेज
182 डेज, 364 डेज, ऐसे। तो कौन सा बिल है? टी बिल, उसी को तो बोला गया। आपको अगर ये दे दे तो भी ये डे लगाइएगा, टी बिल बोले तो भी ये लगाइएगा, बस इतना ही ध्यान रखना है। मतलब कि ऑप्शन अगर आए तो छूटे नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ट्रेजरी बिल की बात करें तो ट्रेजरी बिल जो है, मतलब जिसे टी बिल बोलते हैं, भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1917 में जारी किया गया था। क्या किया गया था? 1917 में जारी किया गया था। केंद्र सरकार उधारी के लिए राजकोषीय बिल के साथ साथ बॉन्ड भी जारी करती है। अब देखिए, यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी कहते हैं, इसे जी से कहते हैं, ठीक है। तो साथ साथ बॉन्ड भी होता है, राजकोषीय जो बिल होता है उसके साथ साथ बॉन्ड होता है, और बॉन्ड भी जारी करता है। कौन करता है? हमारा सरकार करेगा, ये आप जानते हैं, केंद्र सरकार करेगा। केंद्र सरकार इन ऋण उपकरणों को जो है रिजर्व बैंक के माध्यम से जारी करता है। किस माध्यम से करेगा? रिजर्व बैंक द्वारा करेगा। कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। क्या करेगा? तो ये ऋण का जो उपकरण होता है, नियम होता है, उसको, ठीक है। टी बिल एक अल्पकालीन है ना, अब जानते ही हैं। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न क्या, सुनिए। शेयर बाजार के संदर्भ में आईपीओ क्या है? आईपीओ का पूर्ण रूप क्या हुआ है? पूर्ण रूप क्या है? तो हम बताएंगे सी, आरंभिक सार्वजनिक जो है प्रस्ताव है, ठीक है। आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव माना जाता है, और सार्वजनिक प्रस्ताव है तो सुनिए, आईपीओ क्या है? आईपीओ का पूर्ण रूप जो है आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव है। मतलब शुरुआती जो होता है सार्वजनिक जो प्रस्ताव होता है, वही आईपीओ का क्या है? फुल फॉर्म है। तो आईपीओ का अगर पूर्ण रूप पूछे तो आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव बता दीजिएगा। मतलब पब्लिक ऑफरिंग है, ये पब्लिक के लिए है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, कौन? आईपीओ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक निजी कंपनी अपने शेयरों की बिक्री आम जनता को सार्वजनिक रूप से कर सकती है। देखते हैं आजकल हम लोग शेयर बाजार भी लगाते हैं, हम लोग को भी दिया है, सामान्य लोग भी लगा सकते हैं, है ना, शेयर बाजार में। तो निजी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है या छोटे छोटे कंपनी है, वो उसमें लगाने का हम लोग को भी ऑप्शन दिया गया है। यह एक नई युवा कंपनी या एक पुरानी कंपनी हो सकती है, या नया कहिए या पुराना कहिए, ये कंपनी हो सकती है। आईपीओ के द्वारा ही किसी कंपनी के शेयर पहली बार जनता के समक्ष बिक्री हेतु क्या होता है? प्रस्तावित किया जाता है या प्रस्तावित होता है। तो आपसे पूछिएगा कि जो शेयर जो हम जानते हैं, जो शेयर बाजार जो हम लगाते हैं, वो बताइए कि शेयर पहली बार जनता के समक्ष विक्रय हेतु प्रस्तावित होता है, किसके द्वारा होता है, किस माध्यम से? तो ये हम बोलेंगे आईपीओ के माध्यम से होता है। चौथा प्रश्न क्या है, सुनिए। चौथा प्रश्न है कि नए पूंजी निर्गम खाली जगह है में रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं? तो प्राथमिक बाजार में रखे जाते हैं। नए अगर पूंजी निर्गम की बात होगी, ठीक है, निर्गम की बात होगी, तो समझिए प्राथमिक स्थान रखता है, प्राथमिक मार्केट है, फर्स्ट मार्केट है, ऐसे बोलिएगा। बात करते हैं प्राथमिक बाजार की, बात करते हैं तो प्राथमिक बाजार जो है नई पूंजी या प्रतिभूतियों के निर्गम से संबंधित है। तो बाजार मार्केट से संबंधित है, ये हम जानते हैं। नई पूंजी, या एकदम ध्यान रखिएगा। प्राथमिक बाजार में जो है क्रेता तथा विक्रेता बिना किसी अवरोध के प्रत्यक्ष रूप से व्यापार करते हैं। अब इसमें एक फायदा क्या है, जो प्राथमिक बाजार है इसमें फायदा क्या है, सुनिए। आगे तो ये नई पूंजी है और ये प्रतिभूतियों से निर्गम से संबंधित है, ये हम जानते हैं, और सब्जेक्ट भी है प्रतिभूति और बीमा से, चैप्टर ही है। अब प्राथमिक बाजार में पता है क्रेता और विक्रेता, खरीदने वाला और लेने वाला, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के प्रत्यक्ष रूप से व्यापार करता है। बिना किसी रुकावट से प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं। होलसेलर वाला बात करते हैं तो एकदम अच्छा है ना। इस तरह का एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। ऐसी प्रतिभूतियां जो पहले उपलब्ध नहीं थी, पहले उपलब्ध नहीं था ये सब, समझ गए, और निवेश उपकरण के रूप में जनता के समक्ष पहली बार प्रस्तुत की गई। अभी धीरे धीरे जब प्राथमिक बाजार आया, प्राथमिक बाजार में ये सब उपलब्ध होने लगा, जो कि डायरेक्ट जनता के समक्ष आने लगा। पहले नहीं था, पहले था एक माध्यम से दूसरे माध्यम, दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम के पास जाएगा, उसके बाद आपके पास आता था। उससे हमारे पास जो है बजट भी ज़्यादा, और हम लोग को अनुभव भी नहीं मार्केट का, ये इसमें हम लोग जानते नहीं थे, मूर्ख बनते रहते थे। ऐसे बीच वाला जो है फायदा उठाता था, समझ गए होंगे। उनका लेन देन प्राथमिक बाजार में किया जाता है। अब
जो है प्राथमिक बाजार में लेन देन होता है। अब द्वितीय बाजार का नाम आ गया है, तो देखिए द्वितीय बाजार का मतलब है कि ओल्ड इशू मार्केट, मतलब पुराना जो मार्केट था। तो द्वितीय बाजार में पहले से जारी पूंजी का क्रय विक्रय किया जाता है, मतलब पहले से जो पूंजी लगा हुआ है, पुराना है ना, पुराना मानिए पुराना इशूज है, तो द्वितीय में मतलब पुराना जो पूंजी लगा हुआ है उसी का क्रय विक्रय किया जाता था, जो पूंजी लगा हुआ है। अब है कि आप जैसे जनता पहली बार कूदेगा तो जनता भी अपनी पैसा लगाएगा, अपना शेयर बाजार में लगाएगा, अनुभव होगा, उसका फायदा भी मिलेगा जनता को भी और उसे भी। पांचवा प्रश्न क्या है सुनिए, निफ्टी, निफ्टी से संबंधित है। तो निफ्टी से संबंधित क्या है, तो निफ्टी से हमारा जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचांक जो है संबंधित है। तो आप निफ्टी का नाम सुनेंगे या नेफ्टी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, निफ्टी का नाम सुने होंगे, ये हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचांक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे सुनिए, निफ्टी बोलिए, निफ्टी बोलिए। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध 50 प्रमुख शेयरों का सूचांक है। कितने? 50 शेयर का सूचांक है। अब 50 शेयर का सूचांक है तो आप जान गए कौन है, निफ्टी। निफ्टी क्या है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसी का सूचीबद्ध है। तो कितना उसमें शेयर है, 50 प्रमुख शेयरों का सूचांक है, जो 50 शेयर है ना उसी से। चलिए ये तो जान गया। अब निफ्टी में जो है शीर्ष 50 कंपनियों के शेयर अंकित या सूचीबद्ध हैं। तो निफ्टी के माध्यम से अगर देखें तो कितना है, 50। अब 50 कंपनी जो है क्या करती है, शेयर अंकित है या सूचीबद्ध है, मतलब नियमबद्ध बनाया गया है, सूची रूप से दिया गया है। 50 ही है, ज़्यादा नहीं है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में स्थित है। तो आपसे पूछेगा कि बहुत आप जान गए भाई, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बताइए मुख्यालय कहाँ है, तो हम बताएंगे भाई हमारा आर्थिक जो राजधानी जिसे मानते हैं, इकोनॉमिकल जो कैपिटल मानते हैं, वो हमारा मुंबई है, तो मुंबई को मानेंगे, वहीं से अच्छी बात है ना, वहीं से होता है। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो वर्ष 1992, वर्ष कितना, 1992 में हुई थी। निफ्टी भारत का पहला पूंजी सूचांक है। क्या है, पहला पूंजी सूचांक है, कौन, निफ्टी, भारत का है, याद रखिएगा। जिसकी स्थापना वर्ष अगर पूछे तो 1996 बता दीजिएगा, मतलब 1996 में की गई थी। तो 1996 में क्या किया गया भाई, किसकी स्थापना हुई, तो निफ्टी की, मतलब निफ्टी की स्थापना हुई। और इसकी स्थापना वर्ष जो है किसका, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, तो हम बताएंगे 1992 में, निफ्टी का 1996 में। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का राजधानी बताइए, इकोनॉमिकल राजधानी बताइए, तो मुंबई बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। छठे प्रश्न की बात करें, तेजड़िया जिसे बुल बोलते हैं, मंदड़िया बियर बोलते हैं, किस वाणिज्य गतिविधि से संबंधित है, तो किससे संबंधित होगा ये, हम पढ़ रहे हैं बाजार, मार्केट पढ़ रहे हैं, समझ गए, और बीमा पढ़ रहे हैं, तो ये है शेयर बाजार से। अभी इस सब जैसे बुल आ गया, बियर आ गया, तो ये सब हम मानेंगे भाई, मतलब तेजड़िया, मंदड़िया, ये सब जो है शेयर बाजार है, शेयर मार्केट है ना। तो सुनिए, तेजड़िया मतलब बुल तथा मंदेड़िया मतलब बियर, दोनों शब्द जो है शेयर बाजार से संबंधित है, मतलब शेयर मार्केट से संबंधित है। तेजड़िया को शेयर बाजार में शेयर कीमतों में वृद्धि की अपेक्षा होती है। क्या होती है, वृद्धि की अपेक्षा, मतलब ग्रोथ की अपेक्षा होती है। जबकि मंदेड़िया को बाजार में शेयर कीमतों में गिरावट की अपेक्षा होती है, मतलब ये जो मंदेड़िया है, जो बियर है, वो गिरावट की अपेक्षा करता है, और तेजड़िया जो बुल है वो समझिए बढ़ने की, वृद्धि, ग्रोथ करने की जो है अपेक्षा करता है। सातवां प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी साख निर्धारण एजेंसी जिसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, IFCI है, ठीक है, IFCI है, ये जान लीजिए। अब बात करते हैं तो सुनिए, IFCI क्या है, IFCI को छोड़कर शेष सभी साख निर्धारण एजेंसियां हैं। क्या है, साख निर्धारण एजेंसियां हैं, मतलब IFCI को छोड़ दीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, है ना, और सब है कृषि, मतलब कृषि, केयर, ये सब जो है क्या है, साख निर्धारण एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी माना जाता है।
ICRA ये भी हमारा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, लेकिन आपका IFCI नहीं है। ठीक है, चलिए अब सुनिए। जबकि IFCI जो कि आप देख रहे हैं भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है, इसी को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम भी कहते हैं। भारत सरकार का शीर्ष आर्थिक विकास संस्था है। सोचिए ये हमारा भारत सरकार का इकोनॉमिक सोचिए विकास संस्थान है, जिसे हम भारतीय औद्योगिक वित्त निगम बोलते हैं। विश्व की 3 सबसे प्रमुख शाखा निर्धारण एजेंसी है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है 3 है विश्व में, वर्ल्ड में, समझ रहे हैं। मूडीज अगर बोले तो 2007 बता दीजिएगा, यूएसए का भाई कंपनी है, शेयर बाजार है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, ठीक है, जिसे S&P के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1860 में हुआ था, जो कि यूएसए का ही है। फिच भी एक नाम सुने होंगे, क्योंकि 1914 में यूएसए ने का ही कंपनी है, ये जान लीजिए। एजेंसी है मतलब ये सब, समझ गए ना, तीनों एजेंसी है। ठीक है, आगे सुनिए। ये तीनों संस्थाएं संयुक्त रूप से बिग 3 मतलब बिग 3 में आता है, बिग 3 के नाम से जानी जाती है। और तीनों कंपनी ब्रांड है भाई विश्व में, तीनों जो है सबसे प्रमुख है, तो भाई बिग 3 में तो आएगा ना, बिग 3 के नाम से भी जानते हैं। 8वां प्रश्न है कि भारतीय ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन का क्या उद्देश्य है। तो हम बताएंगे उद्देश्य, अगर पूछेगा तो हम बताएंगे मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना, जो कि मेरे इंडिया में ही बने और मेरे इंडिया से बाहर जाके बिके तो अच्छी बात है। तो ही मेड इन इंडिया, बना हुआ कहाँ का है तो मेड इन इंडिया, ऐसा ब्रांड फेमस हो सके, समझ गए, ऐसे याद रखिएगा। तो ये जो भारतीय ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन है, जिसे IBEF बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। उद्देश्य यही है इसका। चलिए अब जानते हैं। तो देखिए भारतीय बॉन्ड या ब्रांड कहिए यहाँ पे, ठीक है, इक्विटी फाउंडेशन जिसे IBEF बोलते हैं, की स्थापना भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए किया गया, जो कि भारत में जो बनाया जाता है उसको आगे बढ़े, मार्केट में बिके और नाम हो कि भारत में भी कुछ चीज़ बनते हैं, है ना, इस तरह का। अब तो बहुत सारा चीज़ बनने लगा है। इसकी स्थापना अगर बात करें तो स्थापना जो है हमारा उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा की गई। इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय जो है उसके द्वारा किया गया था। ठीक है, यह संस्था जो है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक हितधारकों, जो हितधारक हैं, जो अच्छे हैं, उचित हैं, के साथ मिलकर ब्रांड इंडिया या बाउंड इंडिया का प्रचार प्रसार करती है। क्या करती है, प्रचार प्रसार करती है। तो 9वां प्रश्न सुनिए। भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा क्या होता है, नियमित किया जाता है। ठीक है, तो नियमित किया जाता है तो वो किया जाता है ऑप्शन नंबर C, IRDA। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो देखिए IRDAI की बात करेंगे तो सबसे पहले I माने होता है इंश्योरेंस, R माने होता है रेगुलर, है ना, तो इसमें रेगुलर 3 बोल दीजिएगा, तो रेगुलर 3 एंड D से डेवलपमेंट, A से अथॉरिटी ऑफ इंडिया लगा दीजिएगा, I से इंडिया। ये जान गया। इसका हिंदी जान लीजिए, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, समझ गए, मतलब नियामक, बीमा नियामक जानते ही हैं, तो यूसी का शॉर्ट फॉर्म है IRDAI। चलिए अब सुनिए, ये जो हम भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण पढ़ते हैं, जिसे IRDAI पढ़ते हैं, वो भारत में बीमा क्षेत्र की सर्वोच्च नियामक संस्थान या नियामक संस्था है। कौन, IRDAI। ठीक है, ये बीमा है जो कि भारत में बीमा क्षेत्र में अगर बात करेंगे तो सर्वोच्च नियामक संस्था है। इसकी स्थापना अगर पूछे तो हम बताएंगे 1999 में बताएंगे। क्या बताएंगे, 1999 में। किसका, तो भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण का।
ठीक है। स्थापना वर्ष 1999 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के माध्यम से की गई थी। तो एक अधिनियम भी हुआ था, उसी माध्यम से किया गया था। इसका अगर मुख्यालय पूछे तो हम हैदराबाद बताएंगे। किसका मुख्यालय भाई? तो हम बताएंगे भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का, जिससे अगर शॉर्ट में बोले तो IRDAI बोलिएगा। इसका अगर मुख्यालय पूछ देगा तब हैदराबाद लगा देगा, क्योंकि एक ही है। 10वां क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन है कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क में जो स्टॉक एक्सचेंज है, जिसे हम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, में सूचीबद्ध होने वाली भारत की पहली सरकारी कंपनी कौन है? तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में हमारा भारत का कौन सा कंपनी है, बताइएगा। सरकारी कंपनी जो सम्मिलित हुआ है, बताइए, सूचीबद्ध हुआ है, नाम हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए, विदेश संचार निगम लिमिटेड। क्या है? विदेश संचार निगम लिमिटेड जो है सूचीबद्ध में आया है। किस स्टॉक एक्सचेंज में? न्यूयॉर्क के। चलिए अब इसके बारे में सुनिए। तो विदेश संचार निगम लिमिटेड की अगर हम जैसे ही बात करेंगे तो ये हम समझेंगे भारत सरकार की कंपनी है, जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली भारत की पहली सरकारी कंपनी है। तो आपसे पूछेगा भारत की पहली सरकारी कंपनी कौन है? तो विदेश संचार निगम लिमिटेड। और ये पहली बार क्यों है? क्योंकि वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, नाम है, सम्मिलित किया जाएगा या किया गया है, ऐसे भी बोल सकते हैं। सूचीबद्ध मतलब ही होता है सम्मिलित होना, मतलब नाम इसमें जोड़ देना। किसमें? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में। क्लियर हो गए? बाजार पूंजीकरण की दृष्टि से यह विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। अगर बाजार पूंजी मार्केट जो है, फाइनेंस मार्केट की अगर बात करें तो उसकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है कौन? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें हमारा विदेश संचार निगम लिमिटेड सम्मिलित हुआ है, मतलब सूचीबद्ध में हुआ है। 11वां प्रश्न है, क्या है 11वां प्रश्न? तो NASDAQ पूरा याद रखिएगा, ठीक है, में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सा है? जैसे न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है। अब उसी तरह एक और है, ये अमेरिका की कंपनी है, ये स्टॉक एक्सचेंज है, अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज है। नंबर डी आप दिख रहा होगा, इन्फोसिस हमारा जो है भारतीय कंपनी है जो कि इसमें सम्मिलित है। अब सम्मिलित है तो सुनिए, अब जैसे मैंने NASDAQ बोलते चल गया, अब इसको हम स्पष्ट अगर कर दें तो इसको हम पढ़ सकते हैं नेस्डैक पढ़ सकते हैं, नेस्डैक कंपनी बोल दीजिए, ठीक है, नेस्डैक कंपनी बोल दीजिए, नेस्डैक इंडेक्स लाइव बोल दीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेस्डैक जो है वो क्या है? अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज है। क्लियर हो गया? तो आपसे पूछेगा नेस्डैक का जो हम पढ़े वो बताइए क्या है? तो अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज है। और ये जो है हम जो इन्फोसिस पढ़ते हैं ये क्या है? एक भारतीय कंपनी है जो कि नेस्डैक में सूचीबद्ध होने वाला पहली भारतीय कंपनी है, जो कि कब इसकी स्थापना हुआ? इन्फोसिस जब कब सम्मिलित हुआ? तो 1999 में, ठीक है। कब हुआ? 1999 में। क्लियर हुआ? चलिए, तो यही क्वेश्चन था आपका। 12वां प्रश्न क्या है कि वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित किया जा सकता है तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी के द्वारा। तो योग्य लाभार्थियों को विशिष्ट शाखा पत्र जारी करके कर सकते हैं, ठीक है, ये हम जान गए। अब चलिए इसका डिटेल हम लेते हैं, तब बताएंगे। उपरोक्त में से सभी जान गए ना? अब चलिए जानते हैं। तो देखिए, वित्तीय समावेशन एक ऐसा मार्ग है जिससे सरकार या सरकारें, आम आदमी, ठीक है, सरकार हो गए, आम आदमी, समाज के पिछड़े एवं कम आय वर्ग के लोग को अर्थव्यवस्था के औपचारिक माध्यम में शामिल करने का प्रयास करती है, ताकि यह जो है सुनिश्चित किया जा सके कि अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति भी आर्थिक विकास के लाभ से वंचित ना रहे। उद्देश्य इस हेतु सरकार ने जनधन योजना, अटल पेंशन, मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया जैसी योजना प्रारंभ की थी। मतलब इससे वंचित हम लोग जो लोकल पब्लिक है, जैसे हम लोग हैं, उनको भी वंचित नहीं किया जा सकता है। यही इसलिए ये वित्तीय समावेशन है।
इसी के माध्यम से। जैसे बहुत सारा उद्देश्य हेतु सरकार ने क्या किया था कि मतलब सबको जोड़ने के लिए जन धन योजना लाया, अटल पेंशन लाया था, मुद्रा का लाया था, स्टैंड अप इंडिया ऐसे योजना प्रारंभ की थी। ठीक है, अब प्रारंभ है, चल भी रहा है अभी। आप यहाँ पे देख रहे हैं तरलता अधिमान, ठीक है, का अर्थ क्या है, मतलब प्रेफरेंस क्या है इसमें, बता सकते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, नगदी के रूप में परिसंपत्ति धारण करना। ठीक है, परिसंपत्ति धारण करना। चलिए और जानकारी लेते हैं। तो देखिए, तरलता अधिमान का अर्थ है, तरलता अधिमान का अर्थ क्या है कि दीर्घकाल तक कम तरल परिसंपत्ति तथा निवेश के बदले अधिक तरल परिसंपत्ति को धारण करने की निवेशकों की वरीयता के कारण उत्पन्न मुद्रा की मांग में वृद्धि। तो यही कहने का मतलब है। इसमें आप ज़्यादा नहीं जानकारी है, इसलिए इसमें हमको नहीं लगता ज़्यादा डिटेल। ये सवाल अभी तक नहीं पूछा है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं देते। जिसमें पूछता है हम उस पर दोहराते हैं। ठीक, 14 प्रश्न क्या है, भारत में आर्थिक उदारीकरण प्रारंभ हुआ। तो उदारीकरण प्रारंभ हुआ तो ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। ठीक है, वास्तविक बदलाव के साथ हुआ था। अब चलिए जानते हैं। तो सुनिए, नई आर्थिक नीति के अंतर्गत उदारीकरण का प्रारंभ जो है 24 जुलाई 1991 को हुआ। कब हुआ? 1991 को हुआ। 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति घोषित हुई। क्या हुई? नई औद्योगिक नीति घोषित हो गई थी। कब हुई थी? 24 जुलाई 1991 को। इस नीति में जो है 18 प्रमुख उद्योग जो हैं, उद्योग को छोड़कर अन्य जितने भी सभी जो उद्योग हैं, उद्योग को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया, लाइसेंस हटा दिया गया। नई आर्थिक नीति मतलब जिसे औद्योगिक नीति बोलते हैं, तत्कालिक प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा लाई गई थी। किसके द्वारा लाई गई थी? पीवी नरसिम्हा राव द्वारा लाई गई थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 जुलाई 1991 को। ठीक है, जिसे नई औद्योगिक नीति के नाम से भी जानते हैं। 15वां प्रश्न की बात करते हैं। तो 15वां प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत, ठीक है, पॉलिनियर किसको कहा जाता है? बताइए। तो वो कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और सही बात है, पॉयनियर अगर पूछे, पॉयनियर किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। क्यों? क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत थे ये, उन्हीं को कहा गया पॉयनियर। अग्रदूत कहिए या पॉयनियर कह दीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण वर्ष 1991 में प्रारंभ हुआ। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे। कौन थे? वित्त मंत्री थे। परिणामतः उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, अग्रदूत कहिए या पॉयनियर कहिए। इस नीति के अंतर्गत 18 प्रमुख उद्योग को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया था। ठीक है, लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया भाई कि जाइए, स्वतंत्र हैं आप। 16वां प्रश्न की बात करेंगे। 16वां प्रश्न है कि इनसाइडर ट्रेंडिंग संबंधित है। तो इनसाइडर ट्रेंडिंग संबंधित जो है ऑप्शन नंबर ए, शेयर बाजार से संबंधित है। किससे संबंधित है? शेयर बाजार से संबंधित है। अब शेयर बाजार से तो सुनिए, इनसाइडर ट्रेंडिंग जो है क्या है? भेदिया कारोबार बोलते हैं इसे। ठीक है, इनसाइडर ट्रेंडिंग को भेदिया कारोबार बोलते हैं। ये क्या है? शेयर बाजार से संबंधित है। किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग जो होते हैं, कंपनी की आर्थिक स्थिति से परिचित रहते हैं। क्या रहते हैं? आर्थिक स्थिति से परिचित रहते हैं, जुड़ाव रहते हैं। उनके पास कंपनी के संगठन की गोपनीय सूचना होती है। इसका लाभ उठाकर वे जो ट्रेडिंग करते हैं उसे भेदिया कारोबार कहते हैं या इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। भेदिया मतलब भेद जान गया है, तो भेद खोलने लगा, भेद खोलने के चलते में इसका फायदा उठाता है कंपनी का, तो उसी को कहा गया। ठीक है, ऐसे याद कर दिएगा। जो कि वैधानिक नहीं है, वैधानिक रूप से माना नहीं आता। भेदिया मतलब कि चोरी छुपे न किया जी, भेद खोल दिया ना जी, यही है।
कि इसकी रोकथाम शुरू हुई, किसकी? भेदिया कारोबार की रोकथाम के लिए क्या हुआ कि वर्ष 2017 में एक निर्णय लिया गया, 2017 में। अब 2017 में निर्णय लिया गया तो कौन सी समिति की स्थापना हुई थी? तो टीके विश्वनाथन समिति की स्थापना की गई थी। बस इतना जान लीजिए। चलिए थोड़ा सा धुंधला है, हम पढ़ देते हैं, आप सुन लीजिएगा। धीरे धीरे मैं पीपीटी पे आ रहा हूँ, धीरे धीरे आप देख रहे होंगे। हम इसी तरह क्वेश्चन यही रहेगा, किताब का क्वेश्चन भी रहेगा, यही रहेगा, बस जो फ्रंट है और जो पैम्पलेट है वो चेंज रहेगा, ठीक है? जो कि आपको साफ से दिख सके, साफ साफ दिखेगा, क्योंकि किताब यही जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही किताब रहेगा, लेकिन इसका फ्रंट जो है चेंज रहेगा और बढ़िया से क्लीन रहेगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। आप मिला सकते हैं, बुक ले सकते हैं और बुक लेके मिला सकते हैं, ठीक है? देखिए, संवेदी सूचांक में वृद्धि का तात्पर्य है। तो संवेदी सूचांक में वृद्धि का तात्पर्य क्या है बता सकते हैं? तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, मुंबई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एक कंपनी समूह के शेयरों के समग्र मूल्य में वृद्धि, ठीक है? शेयरों के समग्र मूल्य में वृद्धि होना, यही आपका सही है। संवेदी सूचांक में वृद्धि का तात्पर्य पूछा, मतलब पूछा। संवेदी सूचांक की बात करेंगे तो संवेदी सूचांक होता है, संवेदी सूचांक में वृद्धि का अर्थ अगर पूछे, ग्रोथ का अर्थ पूछे तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, जिसे BSE बोलते हैं, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, में सूचीबद्ध 30 कंपनियों के शेयर के मूल्य में क्या है? समग्र वृद्धि से है। मतलब 30 कंपनी का शेयर है, ठीक है? और शेयर मूल्य जो जितने भी हैं उससे समग्र में वृद्धि से है, ग्रोथ से है, समझ गए? ठीक है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के तहत सूचित किया गया था, सूचीबद्ध किया गया है, इस कंपनी को जोड़ा गया है, ठीक है? जो यह जो है व्यक्त करता है, क्या करता है? व्यक्त करता है सूचीबद्ध कंपनियों की समग्र कारोबारी स्थिति कैसी है। तो सूचीबद्ध जो कंपनी के समग्र जो कारोबारी होती है, स्थिति कैसी होती है, कैसे देखना होता है, किस तरह का व्यवस्था होता है, कैसे है, तब इसके बाद ये सम्मिलित किया जाता है। और यही कहने का मतलब है, सूचीबद्ध किया गया है। और सूचीबद्ध किया गया तो उसका जानकारी सब कुछ, सब चीज़ तो देखना पड़ता है ना। अब जो है BSE मतलब मुंबई स्टॉक एक्सचेंज सूचांक का आधार वर्ष अगर पूछे कि मतलब शुरुआती दौर पूछे तो आप बताएंगे 1978 से 79 बता दीजिएगा, 1978 से 1979 बता दीजिएगा। 11वां प्रश्न क्या है सुनिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है? म्यूचुअल फंड का नाम बहुत सुनते होंगे, ब्रेक सुनते होंगे, अभी सवाल बन गया, बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड है। क्या है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड है। देखिए 1 फरवरी 1964 को क्या हुआ जी? तो 1964 को एक स्थापित हुआ जिसे UTI के नाम से जानते हैं, जिसे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ये जो है भारत का क्या है? सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है। तो म्यूचुअल फंड जो है भारत का सबसे बड़ा संगठन अगर पूछे तो UTI बता दीजिएगा। इसकी स्थापना पूछे, स्थापित पूछे तो 1 फरवरी 1964 बता दीजिएगा, मतलब 1964 बता दीजिएगा। UTI भारतीय शेयर बाजारों में सबसे बड़ा निवेशकर्ता भी है। तो UTI का नाम सुने होंगे बहुत बार। तो ये हमारा जो भारतीय शेयर बाजार है, भारतीय जो मार्केट है ना, उसका सबसे बड़ा निवेशकर्ता माना जाता है। UTI अगर बात करें तो 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र में वित्तीय संस्थाओं का उपक्रम है। समझिए, वित्तीय संस्था जो है 4, उसका उपक्रम है, माध्यम है, जिसमें SBI आता है आपका, LIC आता है, LIC भी है आपका जो कि बीमा है, BOB आता है और PNB आता है। PNB तो नाम सुने होंगे, पंजाब, ठीक है? तो ये सब आता है। चलिए तो याद रखिएगा कितने आते हैं? 4 में SBI आ गया, LIC आ गया, BOB आ गया, PNB आ गया, ये सब आ गया। 19वां प्रश्न क्या है सुनिए, विश्वसनीय प्रतिभूतियों जिसे ब्लू चिप से तात्पर्य है, ब्लू चिप से क्या तात्पर्य है? तो सी, ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। क्या हो? ऊंची दर का लाभ हो। समझ गए? ऊंची दर का लाभ हो, तब चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो सुनिए, पूंजी बाजार की अगर बात करें तो उद्योग जगत में प्रतिष्ठित एवं बड़ी कंपनियों को ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ब्लू चिप कंपनी बोला जाता है। इनके इक्विटी शेयर को, मतलब ब्लू चिप कंपनी का इक्विटी शेयर को विश्वसनीय प्रतिभूतियां, मतलब ब्लू चिप शेयर कहते हैं। ब्लू चिप ही शेयर कहिएगा और कुछ कहिएगा, जो भी इसमें मतलब पूंजी बाजार में या उद्योग या बड़ी कंपनी जो इसमें शेयर करते हैं उसी की बात हो रहा है।
इन कंपनियों का बाजार अगर बात करें तो पूंजीकरण बहुत अधिक होता है। पूंजी रूप से अगर देखा जाए तो बहुत अधिक होता है, शेयर अधिक होता है, ये बोल सकते हैं। ये जो है स्थिर मतलब स्टेबल होती है, एकदम स्टेबल कंपनी है ये, और इनके शेयर की तरलता अधिक होती है, मतलब अच्छे रूप से विस्तृत रूप से जो है अच्छे से करते हैं, मतलब कहीं कि नीचे स्तर से हाई स्तर तक का भी लेवल रखते हैं, यही समझाने का तरीका है। इसलिए शेयरों की मांग अधिक रहती है, इन्हें क्या कहते हैं, ग्रोथ शेयर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, ग्रोथ शेयर भी कहते हैं। चलिए 20वां प्रश्न की बात करें तो वाणिज्य प्रपत्र निम्नलिखित में से किसके लिए क्या है, शाख का स्रोत है? तो ये बी है, कारपोरेटर निगम, जिसे निगम उद्योग बोलते हैं, ठीक है। तो सुनिए, वाणिज्य प्रपत्र जिसे कॉरपोरेटर, जिसे निगम बोलते हैं, ठीक है, कॉरपोरेटर उद्योग के लिए शाख का स्रोत है, शाख का स्रोत है। भारत में इसकी शुरुआत जो है वर्ष 1990 में हुआ था, ठीक है। शुरुआत जो है कॉरपोरेटर निगम उद्योग की बात करेंगे तो वर्ष 1990 में हुआ था। वाणिज्य प्रपत्र की बात करेंगे तो की गई थी। इनकी परिपक्वता अवधि जो है 7 दिनों से 1 वर्ष तक की होती है। तो 7 से 1 वर्ष तक जो है देखा जाता है, अवधि समय बताया गया है। वर्तमान में यह प्रपत्र जो है, मतलब वाणिज्य प्रपत्र जो है, वही औद्योगिक इकाई जारी कर जो है सकता है। वही औद्योगिक इकाई जितने भी होते हैं वो जारी कर सकता है, ये जान लीजिए, जिसकी कुल कार्यकारी पूंजी 100 करोड़ या इससे अधिक हो। 100 करोड़ होगा या इससे अधिक होगा तभी। समझ गए? 21वां प्रश्न। नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में करिए, हम दोबारा बाद में समझा देंगे, ठीक। 21वां प्रश्न क्या है, कौन सी संस्था पूंजी बाजार का विनियमन करती है? ठीक है, नियमन करती है, विनियमन करती है तो हमारा सेबी करती है। सेबी का नाम सुने होंगे, हम ऊपर पढ़े थे भी, सेबी करती है। अब सेबी है तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, सेबी जो है पूंजी बाजार भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, मतलब जिसे सेबी बोलते हैं शॉर्ट में, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड, जिसे हम सेबी बोलते हैं, सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है। किसके द्वारा? तो विनियमित किया जाता है पूंजी बाजार का सेबी द्वारा। सेबी की अगर स्थापना पूछे तो 12 अप्रैल 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। अब याद रखिएगा 1992 को सेबी अधिनियम द्वारा की गई थी, तो अधिनियम भी 1992 ही है, याद रखिएगा। IRDAI का नाम सुने होंगे, जो कि देश की जो है शीर्ष अस्त्र बीमा क्या है, विनियामक संस्था है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, विनियामक संस्था है। 22वां प्रश्न क्या है कि निजी क्षेत्र के साझा कोषों या म्यूचुअल फंड को भारत में अनुमति मिली तो कब मिली? तो 1993 में मिली थी। म्यूचुअल फंड को कब मिला था? 1993 में मिला था। तो 1993 में मिला था। सुनिए, निजी क्षेत्र के साझा कोषों मतलब म्यूचुअल फंड को भारत में अनुमति वर्ष 1993 में मिली। कब मिली? 1993 में मिली। साझा कोष कंपनियां एक वित्तीय मध्यस्थ के रूप में काम करती है। मध्यस्थ है मतलब बीच बीच का काम करेगा ना भाई, ये सब जो छोटे निवेशकों की बचतों को अनुभव तथा कुशलता के साथ संतुलित तथा विधिकृत पोर्टफोलियो बोलिए, ठीक है, पोलियो में जो है क्या करता है, विनियोजित करती है। मतलब देखिए पोर्टफोलियो के माध्यम से इसे जोड़ती है, यही कहने का होता है, जिसके कारण क्या होगा, संपूर्ण रूप से जोखिम में कमी होती है। जो हम लोग डरते रहते हैं पैसे ये सब वो सब, म्यूचुअल फंड में लगाइए तो आप सेफ जोन में रहिएगा और सुरक्षित भी रहिएगा, तो जोखिम कम है इसमें, ये भी ध्यान रखिएगा, इसलिए आप जीवन में ठीक ठाक रहिएगा। तो इसलिए म्यूचुअल फंड लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। निवेश करने पर उच्च प्रतिफल प्राप्त होता है। निवेश अगर कीजिएगा इसमें म्यूचुअल फंड में तो आपको थोड़ा फायदा होने का संभावना ज़्यादा रहता है, तो मध्यस्थ वाले लोग ज़्यादा यूज करते हैं, तो इनके लिए बनाया गया है, तो ऐसे ध्यान रखिएगा। थोड़ा फास्ट चलने का बात ये है कि थोड़ा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसमें हम थोड़ा रुक के चलते हैं, जो संभावना कम आता है उस हम थोड़ा फास्ट चल जाते हैं, ठीक है। 23वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है? तो ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 कच्चे तेल की कीमतें।
क्या है, कच्चे तेल की कीमतें जो हैं ये हमारा ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित हैं। अब ये है तो चलिए हम जानते हैं। तो देखिए कच्चे तेल की कीमतें ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है। तो कच्चे तेल जो भी होते हैं वो हमारा ब्रेंट इंडेक्स में सम्मिलित हो जाएँगे। इंडेक्स का जानबे करते हैं। ब्रेंट यहाँ पे देखिए क्रूड, ठीक है, का मूल्य जो है पेट्रोलियम या ब्रेंट इंडेक्स बोलिएगा, ठीक है, का मूल्य जो है पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन जिसे ओपीईसी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, ओपीईसी का मतलब होता है पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन की बात हो रही है, द्वारा उपयोग किया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क मूल्य है। तो ओपीई जो सी देख रहे हैं इसके द्वारा उपयोग किया जाने वाला जो है अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क मूल्य माना जाता है। मूल्य है ये कौन, ब्रेंट इंडेक्स। ब्रेंट इंडेक्स को ही यहाँ पे लिख दिया है, तो ब्रेंट इंडेक्स से लिखेगा। ब्रेंट इंडेक्स ऑयल को जो है नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम के पास नॉर्थ सी, क्या है, नॉर्थ सी से निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है, नॉर्थ सी से निकाला जाता है। नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम के पास जो है, वहाँ पे पास है, नॉर्थ सी है, उसी जगह से। तो देखिए 24वां प्रश्न है, सुन लीजिए। गिल्ट एड्स बाजार किससे संबंधित है? तो ये हमारी सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार है। सुन लीजिए, जो धुंधला है उस पे मेरी बातों को सुनिएगा और इस बात को इग्नोर कर सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। गिल्ट एड्स बाजार जो है प्रतिभूति बाजार से संबंधित है, जहां भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। मतलब सरकारी है या अर्ध सरकारी हो, ठीक है, इसका क्रय विक्रय किया जाता है प्रतिभूति बाजार से ही, इसी से संबंधित है, जिसे हम किससे जोड़ते हैं, गिल्ट एड्स बाजार से जोड़ते हैं। ये तो हम जान गए कि सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, ये हम जानते हैं। अब क्रय विक्रय किया जाता है तो सोच लीजिए, जब क्रय विक्रय किया जाएगा और ये गिल्ट एड्स बाजार जो है ये हमारा क्या है, प्रतिभूति बाजार से संबंधित है। और प्रतिभूति से संबंधित है तो क्रय विक्रय से भी संबंधित होगा, ठीक है, एक माध्यम है। क्या माध्यम है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से ये काम होता है गिल्ट एड्स का, ये हम जान गए। ये सवाल बना। दूसरा सवाल की बात करते हैं, मतलब तीसरे सवाल की। तो जो ये बैंक हो गए, बैंकों हो गए या अन्य संस्था के लिए जो है विशेष आकर्षण के रूप में रखते हैं गिल्ट एड्स को, ठीक है, समझ गए। ये प्रतिभूति बाजार से तो एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और इसकी जो है प्रवृत्ति की होती है, मतलब इसी से जुड़ा होता है और क्रय विक्रय में आसानी होती है, बस इतना जानना है, इसमें और कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं जानना था। 25वां प्रश्न है सेंसेक्स, जिसे हम संवेदी सूचांक बोलते हैं। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचांक है, फेमस है, प्रचलित है। BSE जिसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, में सूचीबद्ध जो है कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है। ब्लू चिप कंपनियों से होता है, ब्लू चिप हम पढ़े थे, तो ये हम जानते हैं 30 कंपनी हम बोले थे बॉम्बे स्टॉक में, 30 कंपनी सूचीबद्ध है, वही ब्लू चिप कंपनियों में इसका मापन होता है, इसी के माध्यम से होता है, बस इतना जान गए। तो सेंसेक्स सूचांक जिसे संवेदी सूचांक बोलते हैं, वर्ष 1986 में प्रारंभ किया गया। कब किया गया सेंसेक्स सूचांक का, तो 1986 में किया गया था, जो विभिन्न क्षेत्रों की 30 अग्रणी ब्लू चिप कंपनियों के क्या है, समता अंशों, क्या है, समता अंशों, इक्विटी शेयर पर आधारित होता है। ब्लू चिप कंपनी जो है वो हमारा इक्विटी शेयर पर आधारित होता है, बस इतना जानना है। इसमें समय समय पर सम्मिलित होने वाली कंपनियों का क्या होता है, पुनरीक्षण किया जाता है, उसका देखभाल, उसका जो है देख रेख किया जाता है, उसको जानकारी लिया जाता है, उसमें क्या बदलाव आया क्या नहीं आया, इस तरह का, ठीक है, इससे ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं है। अगर 26वां प्रश्न की बात करें तो निक्की, क्या है, निक्की क्या है, तो निक्की जो है हमारा टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचांक है, एक छोटा सा अंश जो है, निक्की जो है हमारा टोक्यो जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका एक छोटा सा अंश है, ठीक है, हिस्सा कहिए। अब यहाँ पे चलिए जानते हैं विश्व के प्रमुख संवेदी सूचांक जिसे सेंसेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंसेक्स, जो कि देश एक तरफ है, संवेदी सूचांक है, देश है, संवेदी सूचांक है। जैसे जापान की अगर बात करें तो वही टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज जिसे निक्की बोलते हैं, इसी का हिस्सा माना जाता है। ब्राजील का बोवेस
बोवेशपा बोल दीजिएगा, बोवेशपा बोल दीजिएगा, बोवेशपा। ठीक है, याद रखिए ब्राजील का संवेदी सूचांक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का हम जानते हैं नेस्डैक बोलते हैं। ठीक है, नेस्डैक है जो कि हमारा पढ़े थे हम ऊपर, संयुक्त राज्य अमेरिका का। ऑस्ट्रेलिया का अगर पूछे तो ऑल ऑर्डिनरी बोल दीजिएगा। ये सब जो है संवेदी सूचांक है जिसे हम सेंसेक्स बोलते हैं। दक्षिण कोरिया का कोस्पी, क्या बोलेगा, कोस्पी, याद करने के लिए कोस्पी। ठीक है, कोस्पी हमारा दक्षिण कोरिया का है, संवेदी सूचांक है। सिंगापुर की बात करेंगे तो सिंगापुर का है स्ट्रेट्स टाइम्स। क्या है, स्ट्रेट्स टाइम। स्ट्रेट्स टाइम्स अगर पूछे कि क्या है तो ये सेंसेक्स है, कहाँ का, सिंगापुर का। फ्रांस का पूछे तो CAC है। CAC किसका है, इसका है संवेदी सूचांक किसका है, सेंसेक्स को ही संवेदी सूचांक बोलते हैं। जिसमें बताइएगा ये किसका है तो ये फ्रांस का है, CAC। अगर पूछे कि जर्मनी का DAX की बात करें तो DAX जो है क्या है, संवेदी सूचांक है, विश्व का प्रमुख संवेदी सूचांक है जिसे सेंसेक्स बोलते हैं, संवेदी सूचांक को ही, जो कि कहाँ का है, जर्मनी का है। ब्रिटेन का बताइए सेंसेक्स मतलब संवेदी सूचांक, तो हम बताएंगे FTAC है। क्या है, FTAC है। अगर आपसे पूछे चीन का बताइए भाई तो यहाँ पे संघाई, ठीक है, संघाई कंपनी बोल दीजिए, संघाई शेयर बाजार बोल दीजिए, आप बोल सकते हैं संघाई स्टॉक बोल दीजिए, संघाई कॉम्पोस्ट बोल दीजिए, कॉम्पोस्ट बोल दीजिए, या कंपोस्ट बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना जान लीजिए संघाई करके ही है चीन का। क्या है, संवेदी सूचांक है जिसे हम सेंसेक्स बोलते हैं। 27वां प्रश्न है कि किसी कंपनी के डिवेंचर धारक उसके क्या हैं, तो उसके लेनदार होते हैं। जितने भी डिवेंचर धारक होते हैं वो लेनदार ही होते हैं, लेने वाले होते हैं। तो डिवेंचर जो हैं ऋण प्राप्ति का एक साधन है। क्या है, ऋण प्राप्ति का एक साधन है जिसके माध्यम से सरकार या कंपनियां धन एकत्र करती है। क्या करती है, धन एकत्र करती है। डिवेंचर खरीदने वाला वास्तव में लेनदार होता है। क्या होता है, वास्तव में लेनदार होता है। डिवेंचर जारी करने वाली कंपनियां या कंपनी या संस्थान गिरवी के तौर पर कुछ नहीं रखती। ध्यान रखिएगा, डिवेंचर जारी करने वाली जो कंपनी होती है या संस्थान होता है वो गिरवी के तौर पर कुछ नहीं लेगा भाई, कुछ नहीं रखता है। खरीदार उनकी साख और प्रतिष्ठा को देखते हुए डिवेंचर जो है खरीदते हैं। उनका भाई देख लीजिए, साखों को देख लीजिए, प्रतिष्ठा को बचा लीजिए, उसी के हिसाब से आप खरीद लेते हैं। बस इतना ही है। तो ये आपके हो गए छोटे से वीडियो। एक वीडियो नेक्स्ट आएगा और जल्द ही खत्म होगा। इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख सकते हैं। नैन अकेडमी का इकोनॉमिक्स करके BPSC करके बना हुआ है 6 to 12 करके, तो आप जरूर पढ़ के जाइए। रिजल्ट 100% है, BPSC 4 के लिए है। या किसी भी क्षेत्र के जाते हैं, ये पढ़ के जाते हैं तो इकोनॉमिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, नैन अकेडमी का वादा है। और इसी तरह साइंस का जो मैंने और भी भाग बचा है वो मैं क्लियर कर दूंगा। अब साइंस का ही लगातार चलाऊंगा, बस आपका सपोर्ट और सब्सक्राइब बना रहे। और इसी तरह वन लाइनर भी चलता रहेगा। और जल्द ही बिहार, और एक बात बता दूँ, 9 बजे हमेशा टेलीग्राम पे अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट चलते रहता है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर उसका नंबर अगर बढ़ता है तो आपको क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करने में आसानी होती है। दूसरा चीज़ है कि आपका जो है बिहार SSC का जो है नए टीचर आए हैं जो कि मॉक टेस्ट करा रहे हैं, जो कि साइंस का टॉपिक है। फिर धीरे धीरे आपको पॉलिटिकल और इसी तरह करवा देंगे। और 100% बोलता हूँ कि अगर ये पढ़ के जाएगा तो आपका बिहार SSC में रिजल्ट होगा। ये नैन अकेडमी का वादा है। 70 क्वेश्चन अगर जीके का है तो आपका 60 से 65 क्वेश्चन आएगा, ये नैन अकेडमी वादा करता है। अब जाकर देखिएगा, ये वादा करने का मतलब कि आपको हिम्मत देगा, रिजल्ट देगा, खुशी देगा। चलिए, आप हैं तभी हम हैं, ये हमेशा याद रखिएगा मेरा स्लोगन। चलते मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।